हेलो दोस्तों, दिस इज़ एम तवानिया। आरपीएससी सेकेंड ग्रेड की जो हमारे फिजिक्स की क्लासेस चल रही थी उसकी आज हमारी सेकेंड क्लास है, जिसमें हमने फर्स्ट क्लास में फिज़िकल वर्ड और मेज़रमेंट हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। अब फिज़िकल वर्ड और मेज़रमेंट चैप्टर में हमने बहुत कुछ पढ़ा था, जिसको हम यहाँ पर रिपीट करने के साथ साथ उसको आगे भी बढ़ाएंगे। ठीक है, तो जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था वो था फिज़िकल वर्ड क्या होता है। ठीक है, तो फिज़िकल वर्ड से पहले हमने फिज़िक्स क्या होती है वो समझी थी। तो फिज़िक्स का मतलब हमने समझा था कि फिज़िक्स का मतलब होता है प्रकृति, और फिज़िक्स जो है वो साइंस का एक पार्ट है, तो प्रकृति को जानना ही फिज़िक्स कहलाती है। ठीक है, इसके दो हमने भाग देखे थे, जिसमें हमारे पास एक तो हमारे पास होता है चिरसम्मत भौतिकी और दूसरा होता है हमारे पास आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी मतलब मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, तो इसका जो डिटेल्स है वो हम पहले पढ़ चुके थे। ठीक है, फिज़िकल वर्ड से क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा रिपीट करने से अच्छा हमारा जो फिज़िकल क्वांटिटी है, मेज़रमेंट वाला पार्ट है, उस पर चलने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो लास्ट हमने फिज़िकल क्वांटिटी के बारे में भी पढ़ लिया था। ठीक है, तो फिज़िकल क्वांटिटी क्या होती है? फिज़िकल क्वांटिटी वे भौतिक राशियाँ जिन्हें मापा या तोला जा सकता हो क्या कहलाती है? भौतिक राशियाँ। ठीक है, वे राशियाँ जिन्हें मापा या तोला जा सकता हो भौतिक राशियाँ कहलाती है, फिज़िकल क्वांटिटी कहला सकती है। जिनका मेज़रमेंट किया जा सकता हो वो क्या कहलाती है? भौतिक राशियाँ कहलाती है। जैसे द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम तोल सकते हैं, माप सकते हैं। तो जैसे केजी में ले लिया हमने, द्रव्यमान है, आपसे पूछ लिया जाए किसी भी मतलब कि किसी का भी वेट कितना है, तो वेट हम बता सकते हैं। ठीक है, तो वेट भी क्या हो गया? एक फिज़िकल क्वांटिटी है। किसी की लेंथ कितनी है तो लेंथ भी बता सकते हैं, तो वो भी एक फ़िज़िकल क्वांटिटी हो गई। और इसके अलावा किसी पर कितना फोर्स लग रहा है वो भी हम मेज़र कर सकते हैं, तो ये भी एक क्या हो जाती है? फिज़िकल क्वांटिटी हो जाती है। अर्थात जिन्हें मापा या तोला जा सकता हो क्या कहलाती है? भौतिक राशि कहलाती है। अब भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती है? तो हमने दो प्रकार की भौतिक राशियाँ पढ़ी हुई है। दो प्रकार की भौतिक राशियाँ कौन कौन सी होती है? तो पहली होती है मूल राशियाँ, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, और दूसरी होती है व्युत्पन्न राशियाँ, जिन्हें हम डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, मूल राशियाँ फंडामेंटल क्वांटिटी और व्युत्पन्न राशियाँ डिराइव्ड क्वांटिटी कहलाती है। ठीक है, तो ये दो प्रकार की हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ हो जाती है। मूल राशियाँ किसे कहते हैं भाई? मूल राशियाँ किसे कहते हैं? तो ये हमारे पास मूल राशियाँ वे राशियाँ होती है जो डज नॉट डिपेंड ऑन अनदर, जो किसी और भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, जैसे हो गई लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ये किसी और भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती है, इसलिए ये क्या कहलाती है? मूल राशियाँ या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहलाती है। ठीक है, तो डज नॉट डिपेंड, ये इम्पोर्टेंट है, डज नॉट डिपेंड ऑन अनदर फिजिकल क्वांटिटी। और दूसरी हमारे पास व्युत्पन्न राशियाँ किसे कहते हैं? तो व्युत्पन्न राशियाँ होती है डिपेंड्स ऑन मूल राशियाँ, डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी कि ये इन राशियों पर निर्भर करती है, तो ये क्या कहलाती है? आपके व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती है। एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे? बल हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया। ठीक है, तो जैसे बल को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो द्रव्यमान और किसके रूप में? त्वरण के रूप में करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है त्वरण। यहाँ पे देख लो, त्वरण मैंने बताया किन पर निर्भर कर रहा है? इन पर ही निर्भर कर रहा है, तो त्वरण इन पर निर्भर कर रहा है तो बल भी करेगा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि व्युत्पन्न राशियाँ मूल राशियों पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो दो प्रकार की हमारे पास भौतिक राशियाँ हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं मात्रक की। मात्रक क्या होता है? ठीक है, अभी तक हमने राशियों के बारे में पढ़ा,
मात्रक क्या होता है, ठीक है। इट इज़ अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर मेजरिंग फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए एक निश्चित हम राशि का उपयोग करते हैं और उसको एक नाम दे देते हैं, वही क्या कहलाता है, उसका मात्रक कहलाता है। जैसे हमने कहा कि 1 kg, 1 kg, तो kg जो है एक फिक्स क्वांटिटी को बताएगा भाई। kg जो है वो फिक्स क्वांटिटी को बताएगा और इसको हमने नाम दे दिया kg, किलोग्राम, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, इसका मात्रक कहलाता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है, इसका मात्रक कहलाता है। अब फिज़िकल क्वांटिटी को अगर आप लिखोगे तो फिज़िकल क्वांटिटी को लिखने का तरीका क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है 1 kg, 1 क्या है आपके न्यूमेरिक वैल्यू और kg क्या है आपके यूनिट। तो हम किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को लिखते हैं तो इसी रूप में लिखते हैं। जैसे मैंने लिख दिया कि 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर किसी की भी लेंथ हो गई है, ये समझ में आ जाता है हमें। तो 2 क्या है हमारे पास, न्यूमेरिकल वैल्यू, और मीटर क्या हो जाएगी इसकी यूनिट। तो आप जैसे ही ये लिखते हो तो आप अपने आप बता देते हो कि ये लेंथ को बता रहा है। किसको बता रहा है, लेंथ को बता रहा है कि 2 मीटर हमारे पास लेंथ है। जैसे मैं बोल दूँ 5 न्यूटन, तो आप अपने आप समझ जाओगे कि 5 हमारे पास, ये तो न्यूमेरिक वैल्यू हो गई, न्यूटन हमारे पास क्या हो गया, यूनिट हो गया, जो कि फोर्स को डिनोट कर रहा है। तो फिजिकल क्वांटिटी को बताने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता हो गई, पहली न्यूमेरिकल वैल्यू की और दूसरी हमारे पास यूनिट की। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को प्रदर्शित करने के लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, न्यूमेरिक वैल्यू और मात्रक, जिसे हम इस प्रकार से लिखते हैं, जिसे हम कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से, Q = NU, ठीक है। इट इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंट, इट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। तो हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये पिछली बार पढ़ चुके थे हम, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जस्ट नॉर्मली हम देखेंगे। तो MKS, CGS और FPS 3 टाइप के हमारे पास सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। तो पहला हमारे पास MKS, M का मतलब मीटर, K का मतलब किलोग्राम, S का मतलब सेकंड, CGS सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, और FPS फुट, पाउंड और सेकंड, ठीक है। आपको इनके ट्रांसफॉर्मेशन पता ही होगा, मीटर सेंटीमीटर में कितना होगा, किलोग्राम ग्राम में कितना होगा, सेकंड सेकंड सेकंड, तीनों सेकंड में, तो इधर तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। पर लेकिन इनमें थोड़ा सा डाउट होगा तो मैंने यहाँ पर इनको भी लिख दिया है, ठीक है। 1 मीटर में 3.28 फिट होता है। 1 मीटर में कितना, 3.28 फिट होता है, ठीक है, ये याद रख लेना। और 1 किलोग्राम में 2.20 पाउंड होता है। वैसे थोड़ा आगे भी होता है लेकिन ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये याद रख लेना है। 1 किलोग्राम में कितना होता है भाई, 2.20 पाउंड होता है, ठीक है। इतना सा ध्यान रख लेना, बाकी आपको कन्वर्ट करना आता है, ठीक है। तो ये दोनों आपको ध्यान रख लेने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब ये जो हमारे पास 3 सिस्टम्स थे, इनके बाद एक और सिस्टम हमारे पास आता है SI सिस्टम। क्या आता है, SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स, SI सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो SI सिस्टम्स ऑफ यूनिट क्या है हमारे पास, तो सबसे पहली बात, ये इंटरनेशनल लेवल पर चलती है, और इंटरनेशनल लेवल पर चलती है तो सभी जगह पे अगर आपको मेज़रमेंट करना हो तो ये बहुत फ़ायदेमंद रहती है, इसलिए SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसको बनाने का मतलब कि इसको बनाने के लिए किसका बेस लिया गया, तो MKS यूनिट सिस्टम का बेस लिया गया, मतलब MKS यूनिट सिस्टम को ही SI सिस्टम में कन्वर्ट किया गया है, ठीक है। तो MKS में आप लोगों को पता है मीटर, किलोग्राम और सेकंड को लिया गया था, तो इसी को बेस लेते हुए 7 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमें बताई गई, किस में, SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कितनी फंडामेंटल और कितनी सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है,
तो आपको याद रखना है 7 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है। ठीक है, इतना सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए डिराइव्ड, तो भाई डिराइव्ड तो वो कितनी भी हो सकती है। ठीक है, तो वो नहीं पूछेगा सबसे पहली बात तो। ठीक है, तो 7 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है। तो 7 फंडामेंटल कौन कौन सी है, तो देख लीजिए भाई। लेंथ, अच्छा यूनिट्स और फिजिकल क्वांटिटी, थोड़ा सा ध्यान रखना है, यूनिट्स अलग होती है, फिजिकल क्वांटिटीज़ अलग होती है। ठीक है, तो लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये सब होती है आपके फिजिकल क्वांटिटी। क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, और लेंथ को हम मीटर, मास को केजी किलोग्राम, टाइम को सेकंड, करंट को एम्पियर, टेम्परेचर को केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में हम लिखते हैं। तो ये सब इनके क्या हो जाते हैं? इनके मात्रक हो जाते हैं। ठीक है, तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स क्या होंगी? मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडेला। ठीक है, तो ये हो जाती है आपके 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और 7 फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन कौन सी है? तो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमारे पास है, पहली है प्लेन एंगल और दूसरी है सॉलिड एंगल। ये तो हो जाती है इसकी फिजिकल क्वांटिटीज़, और इनके यूनिट्स क्या हो जाते हैं? प्लेन एंगल का होता है रेडियन और सॉलिड एंगल का होता है स्टेरेडियन। तो ये हमारे पास 2 यूनिट्स भी हो जाती है। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल हम प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल का देखेंगे। अब तक ये जो हुआ है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा इसलिए मैंने रिवाइज़ करवाया ताकि ये सारी एक ही साथ अपने एक ही चैप्टर के अंदर आ जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या होता है? चलिए, प्लेन एंगल, हम एक सर्कल लेते हैं और इस सर्कल में कोई एक छोटा सा आर्क ले लेते हैं। ठीक है ना, चाप ले लेते हैं, और उस चाप के द्वारा इस सर्कल के केंद्र पर, सेंटर पर बनाया गया जो एंगल होता है, यही एंगल क्या कहलाता है? आपका प्लेन एंगल कहलाता है। ठीक है ना, ये वाला एंगल, ये क्या कहलाता है? प्लेन एंगल कहलाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ ये ds आर्क है, ये r रेडियस है, d थीटा है। तो यहाँ पर प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या हो जाता है? आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो एंगल बोलो या प्लेन एंगल बोलो, आर्क अपॉन रेडियस हो जाएगा। ठीक है, आर्क कितना? ds और रेडियस r हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? प्लेन एंगल। दूसरा है हमारे पास सॉलिड एंगल। तो जब हम किसी एक स्फेयर को लेते हैं और उस स्फेयर के किसी एक सरफेस के या किसी एक सरफेस से उसके सेंटर पर, किसी स्फेयर के सरफेस से सेंटर पर बनाया गया एंगल, वही क्या कहलाता है? आपका सॉलिड एंगल कहलाता है। इसको डी ओमेगा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? डी ओमेगा से। तो यहाँ पर ये सरफेस है, सरफेस डी ए है, ये इसकी रेडियस है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास? सॉलिड एंगल इज इक्वल्स टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? सॉलिड एंगल कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हमारे कंप्लीट था। लास्ट वीडियो में हमने ये भी पढ़ लिया था। अच्छा, एक क्वेश्चन लास्ट वीडियो में था, उस क्वेश्चन को हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारे सामने, निम्न में से मोल राशि नहीं है इन फॉलोइंग विच इज नॉट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। विच इज नॉट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ये आपसे पूछा गया है। तो अब यहाँ पर कौन सी आपके फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है? तो आपसे पूछा गया दूरी, डिस्टेंस है या नहीं। तो फंडामेंटल में 7 है। 7 में कौन कौन सी? लंबाई होगी, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, विद्युत धारा, ताप पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। तो इनमें सबसे पहले तो हम चारों ऑप्शन देख लेते हैं, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और मीटर। तो ज्योति तीव्रता हमें दिखाई दे रही है, ये रही, तो ये तो नहीं होगा। पदार्थ की मात्रा ये भी है, तो ये भी नहीं होगा। अब दूरी है या नहीं है? तो दूरी वैसे तो नहीं है, ठीक है ना, अगर इसमें देखा जाए नहीं है। लेकिन दूरी को हम किस में नापते हैं?
लंबाई में, तो ऑब्वियसली बात है आपके दूरी काय में आ जाएगी, लंबाई में आ जाएगी। ठीक है, तो लंबाई और दूरी आप फिजिकल क्वांटिटी कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि मीटर, तो मीटर ऑप्शन होगा भाई आपके। ठीक है, क्यों? क्योंकि मीटर जो है, सबसे पहली बात ये डिफरेंट इसीलिए हो गया क्योंकि ये मूल राशि है नहीं, फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, ये मूल मात्रक है। ये क्या है? मूल मात्रक है, तो ये वैसे ही डिफरेंट हो गया। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में ताकि आपको कंफ्यूज कर दे। ठीक है, तो जैसे अब अभी हम मीटर देखते हैं, तो मीटर अपन लंबाई में कंसिडर करते हैं, तो हम ये सोच के फटाफट इसको आंसर कर देते हैं, सॉरी इसको बोल देते हैं कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, जबकि फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, ये फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है डायमेंशन। डायमेंशन विमाएं। ठीक है, डायमेंशंस क्या होती है? विमाएं। ठीक है, विमाएं। चल, तो विमाएं क्या होती है? एक्सपोनेंट्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स टू एक्सप्रेस द फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, एक्सपोनेंट्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स टू एक्सप्रेस द फिजिकल क्वांटिटी इज डायमेंशन। यानी कि फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर जो हम घाते लगाते हैं, उन्हीं घातों को हम क्या बोल देते हैं? विमाएं बोल देते हैं। ठीक है ना, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या फिजिकल यूनिट्स को के ऊपर जो घाते लगाते हैं उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? विमाई कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे लेंथ हो गया, विड्थ हो गया, ब्रेथ हो गया, हाइट हो गया, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब ये सब हमारे पास मीटर में होती है, तो हम क्या बता देते हैं इसका? L1। क्या बता देते हैं? L1, क्योंकि ये सब लेंथ में होती है। ठीक है, तो पावर लगा दी 1, तो L1 हमारे पास क्या हो जाएगी? इसकी डायमेंशन हो जाएगी। ठीक है, सेकंड जैसे एरिया ले लिया, एरिया, तो एरिया हम फॉर्मूला याद है एरिया का? लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ हम मेज़र करते हैं, देखो भाई लेंथ भी हमारे पास L1 होती है, ब्रेथ की भी L1 होती है, तो L1 इंटू L1, तो L2 हमारे पास हो जाएगी। ये किसकी डायमेंशन हो जाएगी? एरिया की। L2 किसकी डायमेंशन हो जाएगी? एरिया की डायमेंशन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसका नेक्स्ट है हमारे पास वॉल्यूम। नेक्स्ट क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ भी हम L1, ब्रेथ की भी L1 और हाइट की भी L1 होती है, तो हमारे पास क्या हो जाएगी? डायमेंशन L3। अच्छा, इसको लिखने का तरीका क्या होता है? तो ये होता है M0 L3 T0। ये हमारे पास लिखने का तरीका होता है डायमेंशन को। ठीक है, तो ये हो गई वॉल्यूम की। अब बात करते हैं हम कुछ स्पेशल क्वांटिटीज़। ये तो क्या हो गई हमारे पास नॉर्मल जो हमारे निकालते हैं। अब जैसे वेलोसिटी की निकालनी हो हमें, तो जब भी आपको डायमेंशन निकालनी है तो उनके फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी, अब वेलोसिटी की कैलकुलेट करनी है, तो वेलोसिटी की कैलकुलेट करने के लिए इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब डिस्प्लेसमेंट का हमारे पास होता है L1 और टाइम का होता है T1, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? L1 T माइनस 1, L1 T माइनस 1, ये हमारे पास इसकी डायमेंशन हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत इजी था। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे एक्सेलरेशन की पूछ लिया जाए, तो एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है ना, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का क्या होता है भाई? डायमेंशन हमारे सामने ये रही भाई वेलोसिटी की डायमेंशन। तो L1 T माइनस 1,
और टाइम का क्या हो जाएगा t1। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको L1, ये t1 ऊपर जाएगा तो t-2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन की आ जाएगी। डेंसिटी, डेंसिटी घनत्व, डेंसिटी का क्या होगा फिर? तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो मास का क्या होगा m1, वॉल्यूम का अभी जस्ट निकाला था हमने, ये वॉल्यूम का है, वॉल्यूम का क्या होता है L3। ठीक है, तो वॉल्यूम का क्या होता है L3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास m1 L-3, ये डायमेंशन हो जाएगी डेंसिटी की। ठीक है, फोर्स की निकालनी हो जैसे, तो फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। ठीक है ना, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मास का हो जाएगा m1 और एक्सेलरेशन का ये रहा हमारे पास L1t-2। ठीक है, तो L1t-2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा m1 L1t-2, विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ये हमेशा याद रखनी है आपको। ठीक है ना, फोर्स की हमेशा याद रखनी है। ठीक है, बहुत काम आने वाली है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखो भाई कुछ एक डायमेंशंस में आपको डायरेक्ट याद रखने के लिए बोलूँगा, क्योंकि ये क्या होता है आपके टाइम बचाती है। ठीक है ना, इसलिए जैसे फोर्स की है, फोर्स की याद रखनी है। अब आप एक तो फोर्स की याद ना रख के इसको कैलकुलेट करने बैठ जाओ वहाँ पे, तो टाइम लग जाएगा। ठीक है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन करोगे, एक्सेलरेशन की भी याद नहीं है, फिर निकालने बैठोगे एक्सेलरेशन की, तो ये टाइम मतलब ये टाइम खाएगा। इससे तो अच्छा है कि आप इसको याद रख लो, क्योंकि हर फॉर्मूला आपके फोर्स से कनेक्टेड है। ठीक है, और फोर्स की जो डायमेंशन है वो हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, हर जगह पे, तो फोर्स की हमेशा याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है, प्रेशर। प्रेशर की क्या होगी भाई? तो प्रेशर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स की हमारे सामने है ये रही m1 L1t-2, और एरिया की क्या होती है तो L2। तो m1 L, ये L1 L2 कैंसिल आउट, तो L-1 t-2, ये हो जाएगी हमारे पास प्रेशर की। ठीक है, नेक्स्ट वर्क और एनर्जी। वर्क और एनर्जी, वर्क और एनर्जी की क्या होती है? तो वर्क की क्या होगी? वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स की क्या होगी m1 L1t-2, और डिस्प्लेसमेंट की क्या होगी L1। तो हमारे पास क्या हो गया m1 L2t-2। ठीक है, ये किसकी हो जाएगी हमारे पास? वर्क और एनर्जी की। अच्छा, वर्क एनर्जी थ्योरम से द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज वर्क। ठीक है, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज वर्क, इट इज़ वर्क एनर्जी थ्योरम। तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वही वर्क है। तो जब एनर्जी और जो काइनेटिक एनर्जी है वो वर्क के इक्वल है, तो ऑब्वियसली बात है हमारे पास दोनों की डायमेंशन सेम होगी। और आपको ये भी पता होगा वर्क भी आपकी, वर्क की यूनिट भी जूल होती है और एनर्जी की भी जूल होती है। तो वर्क और एनर्जी दोनों की क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉर्क। टॉर्क की बात करें तो टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल दो, या फोर्स बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल दो, डिस्टेंस। ठीक है ना,
अब इसको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा जब हमारे पास एक मतलब दो फोर्स लग रहे हों अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना, दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हो किसी एक लेंथ पर, तो वहाँ पर हमारे पास एक कोई भी वस्तु है या कोई भी चीज़ है वो घूमने लग जाती है, ठीक है। तो उस पर जो टोटल फोर्स होता है वो तो होता है ज़ीरो, वो टोटल फोर्स तो क्या होता है या रिजल्टेंट फोर्स तो क्या होता है ज़ीरो, और उस फोर्स के ज़ीरो होने पर वो वस्तु रोटेट करने लग जाती है, और जब रोटेट करती है तो वहाँ पर उन दोनों फोर्सेस के बीच में जो डिस्टेंस होती है उन दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हमारे पास यहाँ पर लेनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला वैसे का वैसे ही हो जाता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स m1 L1 t-2 लेंथ हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी यही, तो यहाँ पर भी क्या होगी m1 L2 t-2। एक ये वाली आपको याद रखनी है, ठीक है ना, वर्क, एनर्जी और टॉर्क की, ठीक है, ये वाली भी आपको ध्यान रखनी है। ये भी कई जगह काम आ जाती है, जैसे एनर्जी की फॉर्म में आपके पास बहुत सारे फॉर्मूलाज होंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा डायमेंशन वगैरह के बारे में, तो आप बड़ी आसानी से निकाल पाओगे, ठीक है। तो ये भी याद रखनी है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज़ प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट की क्या होती है, ठीक है। अब प्लांक कांस्टेंट की आपसे पूछी गई है तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई। अब प्लांक कांस्टेंट क्या होता है तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब ये प्लांक कांस्टेंट डायरेक्ट तो नहीं लेके निकलेगा, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए E=h², ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। E है हमारे पास एनर्जी, H है प्लांक कांस्टेंट, ठीक है, और न्यू है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी होती है आपके 1/टाइम पीरियड, ठीक है ना, टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी की अगर आपको डायमेंशन लिखनी है तो फ्रीक्वेंसी की तो हो जाएगी हमारे पास 1/t यानी कि t-1, फ्रीक्वेंसी की तो क्या हो जाएगी t-1, ठीक है। तो अब आपको निकालनी है किसकी, प्लांक कांस्टेंट की। प्लांक कांस्टेंट की क्या होगी, तो यहाँ से फॉर्मूला निकाल लो, H=E/ν, क्या होता है H=E/ν, तो E की हो जाती है m1 L2 t-2 और न्यू की हो जाती है t-1, तो H की क्या हो जाएगी m1 L2, ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 2 में से 1 माइनस गया तो -1, ठीक है। तो ये हमारे पास प्लांक कांस्टेंट हो गया, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा प्लांक कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ डायमेंशंस हमने निकाली है और आई होप आप लोगों को डायमेंशंस समझ में आई होगी, ठीक है। कुछ एक और निकालनी है, तो डायमेंशंस के लिए आपको हमारा RPSC टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल आपको डाउनलोड कर लेना है भाई, या ज्वाइन कर लेना है। RPSC सेकेंड ग्रेड MKT, उसमें आपको RPSC सेकेंड ग्रेड MKT टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको सभी की सभी डायमेंशंस विद फॉर्मूला आपको अवेलेबल करवाया जाएगा, ठीक है। तो उसको ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको ये सब मिल जाएगा, ठीक है। और आप इसको सॉल्व ज़रूर करें ताकि क्या है आप लोगों के प्रैक्टिस भी हो जाए, ठीक है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के डायमेंशंस नहीं हो पाएगी और क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादातर डायमेंशंस ही पूछी जाती है, ठीक है। आपको पुराने क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पुराने क्वेश्चंस करवाऊंगा जो पहले आ चुके हैं, सेकंड ग्रेड में हो गया, लैब असिस्टेंट में हो गया, तो इनके जो क्वेश्चंस है फर्स्ट चैप्टर के, तो वो क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोगों को डायमेंशंस निकालनी आनी चाहिए क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इसी पर बेस्ड पूछे जा गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लेना, RPSC सेकेंड ग्रेड MKT, ठीक है।
चलिए, यूजेस ऑफ डायमेंशन इक्वेशन। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर हमारे पास जो टॉपिक है वो उसमें दिया हुआ है डायमेंशन फॉर्मूला और इक्वेशन। तो फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ फोर्स, व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ फोर्स, तो आप क्या बताओगे, फोर्स की डायमेंशन होती है m1 L1 T-2। ठीक है। अब आपसे पूछा जाए डायमेंशन इक्वेशन किसको बोलेंगे, तो आप ऐसे लिखोगे इक्वल, तो ये क्या हो जाएगी, आपके डायमेंशन इक्वेशन हो जाएगी, कोई चेंज नहीं है इसमें। ठीक है ना, जो आपके पास एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख दें इक्वल करके, तो ये इक्वेशन हो जाएगी डायमेंशनल इक्वेशन, और आपके केवल जस्ट आप फॉर्मूला लिख दो तो वो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, यूजेस ऑफ डायमेंशन इक्वेशन। यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन की बात करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो डायमेंशंस इक्वेशन है वो 3 जगह यूज़ होती है। पहला, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन रिलेशन, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन रिलेशन। ठीक है, कि आपके पास कोई भी एक रिलेशन दिया हुआ है, वो सही दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, ये चेक करना हो। ठीक है, तो ये वाले हमारे पास यूज़ आएगी। ठीक है, टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। अब आपके पास कोई फिजिकल क्वांटिटीज़ दी हुई है, अब उनके बीच में रिलेशन बताना हो तो वहाँ पर आपके डायमेंशनल इक्वेशन यूज़ आएगी। कन्वर्जन ऑफ अ सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू द अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जैसे आपको MKS से CGS में कन्वर्ट करना हो, CGS से FPS में कन्वर्ट करना हो, FPS से MKS में कन्वर्ट करना हो, तो आपके ये डायमेंशंस यूज़ आती है। ठीक है, जैसे आपको चेंज करना है, वैसे तो आप डायमेंशन का यूज़ करने की जगह पे यूनिट्स का यूज़ करोगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन इनको कन्वर्ट करने में हमारे पास काम आता है। ठीक है, तो ये यूजेस याद रखने हैं आपको। ठीक है, और बहुत से क्वेश्चन आपके जैसे कोई रिलेशन सही है या नहीं है तो आप वो भी चेक कर सकते हो इससे। ठीक है, तो ये यूजेस याद रख लेने हैं हमें। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि विच इज़ नॉट यूज्ड ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, तो 3 तो ये दे दे और एक अलग दे दे और आपको वो टिक करना हो जाए। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम, एक्यूरेसी एंड एरर्स ऑफ मेजरमेंट। एक्यूरेसी एंड एरर्स ऑफ मेजरमेंट नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास। चलो, the difference in the actual value and the measured value is called error of measurement। ठीक है, error of measurement क्या होता है कि आपने कोई वैल्यू मेज़र की और वो एक्चुअल वैल्यू से चेंज आता है। जैसे आपके 5 मीटर की कोई लेंथ हमने मेज़र की, ठीक है, लेकिन उसमें जो चेंज आया वो आ जाता है 0.5 का। तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, जैसे हमारे पास एक्चुअल तो हो गई 5 मीटर और मैंने मेज़र कर ली 5.5 मीटर। ठीक है, तो इनका जो डिफरेंस होता है यही क्या कहलाता है, आपके एरर ऑफ मेज़रमेंट। ठीक है, ये क्या कहलाता है, आपके एरर ऑफ मेज़रमेंट कहलाता है। ठीक है, अब ये तो हमें समझ गए, आगे जाता है कि एरर ऑफ मेज़रमेंट होता है, कैसे होता है, कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन कितने टाइप की होती है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एरर। क्लासिफिकेशन ऑफ एरर हमारे पास 3 टाइप की है। पहला सिस्टमेटिक एरर, पहला क्या है आपके पास, सिस्टमेटिक एरर। अब सिस्टमेटिक एरर क्या होती है, क्रमबद्ध त्रुटियां क्या होती है। तो जैसे हम बात करें कि आपने कोई मेज़रमेंट लिया, ठीक है, मेज़रमेंट लिया और जो हमारा सिस्टम था वो, या आप बोल दो आपका जो एपरेटस था वो सही नहीं है। ठीक है, जैसे कहीं पर हम क्या करते हैं, जैसे एक स्केल लिया और इस स्केल में हमारे पास यहाँ पर 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 0 से स्टार्ट होता है और 0 से स्टार्ट होने के बाद हमारे पास यहाँ तक पहुँच जाता है 1 तक।
अब ये ज़ीरो हमारे पास है ही नहीं, ठीक है। या फिर इनके जो बीच में जो गैप है वो थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया गया, जो हमने उसमें यूज़ किया ना स्केल, उसमें ये जो गैप है वो 0.1 सेंटीमीटर का ना हो के थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस दे के उसको आगे बढ़ा दिया हो, ठीक है। तो ये आपके क्या हो जाती है, एपरेटस की ही एरर हो जाती है, और उस एपरेटस की एरर की वजह से हमारे पास एरर आ जाएगी, ठीक है। या फिर आपने चेक किया और उसके मतलब कि कुछ गलत चेक कर लिया आपने, ठीक है। तो ये सारी की सारी काय में आ जाएगी, सिस्टमेटिक एरर में आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा रैंडम एरर, अब रैंडम एरर क्या होगी, ठीक है। तो रैंडम एरर तो हमारे पास ऐसी एरर हो जाती है जिसके बारे में हमें पता भी नहीं चलता है कि कैसे हमने कहाँ पर एरर की है, ठीक है। अब वो एरर पता नहीं है, वैसे हम जैसे एपरेटस को यूज़ करते हैं तो हम सही करते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी गलतियाँ हो रही है, कोई ना कोई चेंज आ रहा है, ठीक है। अब आपको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या कहाँ पे गलत हुआ है, ठीक है। और आपने एक बार लिया, 2 बार लिया, 3 बार लिया, और हर बार अलग अलग चेंज आ रहा है, ठीक है। कभी ज़्यादा आ रहा है, कभी कम आ रहा है। तो ये क्या कहलाती है, आपके रैंडम एरर, जिसमें हमें रीज़न का पता नहीं होता है। तो इनको दूर करने के लिए हम क्या कर देते हैं, बहुत बार मेज़रमेंट लेते हैं और उनका क्या कर लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं, तो हमारे पास ये एरर कम हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है, आपके रैंडम एरर, ठीक है। इसके बाद ग्रॉस एरर, ठीक है। ग्रॉस एरर क्या होता है, तो हम क्या करते हैं, कई बार असावधानीपूर्ण तरीके से मेज़रमेंट लेते हैं, और जब असावधानीपूर्ण मेज़रमेंट लेते हैं तो वो क्या कहलाती है, स्थूल त्रुटि या फिर ग्रॉस एरर। जैसे गलत तरीके से हमने पाठ्यांक ले लिया, ठीक है, बिना एपरेटस को सेट किए हमने पाठ्यांक ले लिया, ठीक है, पाठ्यांक को गलत तरीके से लिख दिया, ठीक है। तो इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हम व्यक्तियों के द्वारा की जाती है, तो वहाँ पर जो एरर होगी वो क्या कहलाती है, ग्रॉस एरर कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एपरेटस के द्वारा जो मिस्टेक्स होती है वो कैसी होती है, तो सिस्टमेटिक होगी, ठीक है। और ऐसी एरर जिनमें हमें पता नहीं होता है किस टाइप की एरर है, तो वो रैंडम एरर हो जाएगी। व्यक्ति की असावधानीपूर्ण तरीके से मेज़रमेंट या मापन करने वाली एरर को क्या बोल देंगे हम, ग्रॉस एरर या स्थूल त्रुटि बोल देंगे, ठीक है। तो इस टाइप के डेफिनेशन फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एरर के, ठीक है। इस वाले टॉपिक से तो पहुंचने के चांसेस वैसे कम होते हैं। इसके बाद जो हमारे पास है वो होती है एब्सोल्यूट एरर, ठीक है ना। डिफरेंट टाइप की एरर्स और होती है, ठीक है। निरपेक्ष या परम त्रुटि, निरपेक्ष या परम त्रुटि, ठीक है। किसी राशि के वास्तविक एवं मापित मान के अंतर को निरपेक्ष परम त्रुटि कहते हैं, ठीक है ना। किसी राशि के वास्तविक एवं मापित मान के अंतर को ही निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी वही है, ठीक है। तो अब आपके पास वास्तविक मान कहाँ से आएगा, तो वास्तविक मान हम निकाल लेते हैं भाई इनका एवरेज निकाल के, ठीक है ना। ज़्यादा बार हमने क्या कर दिया, उनका मेज़रमेंट ले लिया और उनको जितनी बार मेज़रमेंट लिया उनका एवरेज निकाल लिया, और एवरेज जो होगा उसको वास्तविक मान मान के इनकी हम क्या कर सकते हैं, निरपेक्ष त्रुटि या परम त्रुटि निकाल सकते हैं। तो परम त्रुटि को कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा A1, पहली वाली में परम त्रुटि तो AM माइनस A1 निकाल लेंगे, दूसरी वाली की AM माइनस A2। इसी टाइप से हम इस फॉर्मूले से निरपेक्ष परम त्रुटि हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, मीन वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, मीन वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू आपके पे क्या होगी, परम त्रुटि होगी, ठीक है। तो ये याद रखनी है हमें। नेक्स्ट, मीन एब्सोल्यूट एरर, नेक्स्ट मीन एब्सोल्यूट एरर, माध्य परम त्रुटि। माध्य परम त्रुटि क्या होगी, तो डेल्टा एवरेज, डेल्टा ए एवरेज। तो हम क्या करेंगे, जो हमने एब्सोल्यूट एरर निकाली थी, अब ये पॉजिटिव भी हो सकती थी, नेगेटिव भी हो सकती थी। एब्सोल्यूट एरर जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉसिबल है। एब्सोल्यूट एरर
कैन बी पॉसिबल, पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, दोनों ही पॉसिबल है, ठीक है ना, ज़ीरो भी पॉसिबल है, ठीक है ना। बट जब हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं, मीन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो इनमें जितने भी नेगेटिव होंगी वो सारी की सारी हमें क्या लेनी है, पॉजिटिव, और इनका क्या कर लेना है, एवरेज निकाल लेना है। इसको क्या बोलते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रिलेटिव एरर, मीन निकालना है, इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो मीन वो आपको पता ही है फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। इसके बाद रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर क्या होता है, अपेक्षित त्रुटि, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू, ठीक है। मीन एब्सोल्यूट एरर ये क्या होगी, डेल्टा ए बार, और मीन वैल्यू क्या होगी, तो ए एम, ये क्या हो जाएगी, मीन वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों का जो रेशो होगा यही क्या कहलाता है, आपके रिलेटिव एरर, ठीक है। इसके बाद परसेंटेज, परसेंटेज में कुछ नहीं करना है, जो रिलेटिव एरर है इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, परसेंटेज एरर हो जाएगा, ठीक है ना। ये 100 से मल्टीप्लाई कर दो बस, ये परसेंटेज एरर हो जाएगा, ठीक है। तो 4 टाइप की आपने पढ़ी है। पहली एब्सोल्यूट एरर, जिसमें हमें क्या करना है, मीन वैल्यू निकाल के मीन वैल्यू में से जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको माइनस कर देना है। ये पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो तीनों पॉसिबल है। फिर इसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, तो जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी उनके पॉजिटिव वैल्यूज़ लेके उनका एवरेज निकाल लेना है। इनको क्या बोल देते हैं, माध्य परम त्रुटि या फिर मीन एब्सोल्यूट एरर बोल देते हैं। इसके बाद रिलेटिव एरर निकालना है, तो रिलेटिव एरर कैसे निकलेगा, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू, ठीक है। तो ये निकाल लेना है, आपके पास रिलेटिव एरर आ जाएगी। इसके बाद परसेंटेज निकाल लेनी है, तो परसेंटेज के लिए अपेक्षित त्रुटि या रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बस परसेंटेज एरर आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगी डिफरेंट टाइप की एरर्स। अब कॉम्बिनेशन ऑफ एरर की बात करते हैं, कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर। अब कॉम्बिनेशंस कौन कौन से हो सकते हैं, तो आपको कई बार क्या है, क्वेश्चन इसी पे बेस्ड आते हैं, वैसे ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी पर बेस्ड आते हैं, कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर पर, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन आपको जैसे दे दिया जाए कि इसी में कुछ त्रुटि दे रखी है, दूसरी जगह पे 2 त्रुटि दे रखी है, और अब टोटल त्रुटि पूछ लिया जाए। जैसे आपने कोई मेज़रमेंट किया, ठीक है ना, कि किसी ने लेंथ को कवर किया, लेंथ हमने एक, जैसे मैंने बोल दिया कि हमारे पास ये एक लेंथ है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ ली है उसमें कोई एरर आई, ठीक है। अब किसी और को एक और लेंथ ले ली और इसमें पूछ लिया गया कि इसमें क्या है, और इसमें जो भी एरर आएगी उसके साथ हमने इसका मेज़रमेंट ले लिया। अब इन दोनों को हमने किसी जगह पे जोड़ दिया, ठीक है ना, इन दोनों को जोड़ दिया। अब आपसे पूछा गया इसमें टोटल एरर कितनी है, ठीक है ना, दोनों को जोड़ दिया, ये लेंथ दोनों को हमने एक साथ जोड़ दिया, ठीक है। या फिर आप एक से बोल दीजिए एक वायर है जिसको यहाँ पे लगा दिया, इसके साथ में इस वायर को भी लगा दिया, और आपसे पूछा गया कि इन दोनों के बीच में एरर कितनी होगी, तो टोटल एरर कितनी होगी, तो आप क्या करोगे, उन दोनों को ऐड कर दोगे, ठीक है ना। तो एरर के साथ ऐड किया तो टोटल एरर कितनी आएगी, तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है, उनको ऐड कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास जो रियल वैल्यूज़ होगी उस रियल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग तो फॉर्मूला हमारे पास ये होगा। अब फॉर्मूला तो ये है, लेकिन उनकी जो पॉसिबल एरर होगी वो क्या होगी, तो पॉसिबल एरर हो जाएगी हमारे पास डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। करना कुछ नहीं है, केवल आपको फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना, ठीक है। डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस में क्या होगा, ए माइनस बी, तो इसका भी फॉर्मूला यही होगा, कोई चेंज नहीं होगा। इसमें मल्टीप्लाई ए क्रॉस बी, तो आपके ये होगा। आपसे डिवीज़न पूछ लिया जाए तो आपका फॉर्मूला जो मल्टीप्लिकेशन का होता है वही डिवीज़न का होता है, ठीक है, कोई चेंज नहीं आता। एक्सपोनेंट में अगर आपकी ये दिया हुआ है तो आपके पास जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, एन आगे आ जाएगा, डेल्टा ए बाई ए आ जाएगा, प्लस एम डेल्टा बी बाई बी आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला है आपको इम्पोर्टेंट जो आपके एग्ज़ाम में आता है मेनली, ठीक है। ये तो बहुत ईजी है और आपके इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है इनमें, ठीक है। मल्टीप्लाई वाला और एक्सपोनेंट वाला, एक्सपोनेंट में आपके मल्टीप्लिकेशन भी आ जाएगा, डिवाइडेशन भी आ जाएगा, और
पावर भी आ जाएगी। तो ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके, ठीक है। चलिए, तो ये एरर वाला ही क्वेश्चन आता है आपके, इसलिए मैंने इसका एक क्वेश्चन लिया हुआ है। वैसे अगर मैं इसको कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ इसको, ठीक है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। जैसे आपके दिया हुआ है x इज़ इक्वस टू a की पावर n b की पावर m, तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, log ले लेते हैं, ठीक है। log ले लेते हैं x, इधर क्या हो जाएगा a की पावर या n ln a की पावर n, और आपको पता होगा यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा ln b की पावर m, ठीक है ना। a माइनस बी काय में कन्वर्ट हो जाता, सॉरी a अपॉन b काय में कन्वर्ट हो जाता है, a माइनस बी में, ठीक है। अब आपको पता होगा कि जो पावर में होती है log में, ये पावर आगे आ जाती है, तो ln x इज इक्वस टू n ln a माइनस m ln b, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसका क्या कर दो, डिफ्रेंशिएशन कर दो। तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो log x का क्या होता है 1/x, ठीक है, और x का क्या हो जाएगा dx। n वैसा का वैसे कोई चेंज नहीं है। ln a का क्या हो जाएगा 1/a इंटू डी ए, इधर क्या हो जाएगा m 1/b इंटू डी बी, ठीक है। तो यहाँ dx को हम डेल्टा x अपॉन x, इधर क्या लिख सकते हैं हम n डेल्टा a अपॉन a माइनस m डेल्टा b अपॉन b, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है, आपके एरर है तो प्लस माइनस में आएगी, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, तो यहाँ पे प्लस माइनस में आ जाती है। तो यहाँ से जैसे ही आप कॉमन लेते हो तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो आपके ये जो एरर है हम किस फॉर्म में लेते हैं, डेल्टा अपॉन एक्स, मतलब ये डेल्टा एक्स अपॉन एक्स की फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। एरर अपॉन ओरिजिनल वैल्यू की फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसी चीज़ को समझने के लिए हमने एक क्वेश्चन भी लिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसलिए मैंने इस पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट किया है, ठीक है। तो इसी को समझने के लिए एक क्वेश्चन भी लिया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 मिनट के अंदर अंदर ये क्वेश्चन हो जाता है। देखने में थोड़ा सा टिपिकल लगेगा, बाकी इतना टफ है नहीं। अच्छा, इसमें देखो भाई, यहाँ पर हमारे पास क्या है, डेल्टा a बार अपॉन ए एम, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो परसेंटेज में आ जाती है। तो अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ सब जगह पे, तो ये क्या हो जाएगी, इनकी परसेंटेज एरर हो जाएगी, ठीक है। तो क्या लिख सकता हूँ ऊपर इसको कि इसके अंदर जो परसेंटेज वैल्यू है उसमें एरर आएगी, इसमें कितनी परसेंटेज एरर आ रही है, इसमें कितनी परसेंटेज एरर आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगी n इंटू ए में परसेंटेज एरर प्लस m इंटू बी में परसेंटेज एरर, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या, कौन सा फॉर्मूला आ रहा है, परसेंटेज का ही आ रहा है, परसेंटेज एरर का आ रहा है, या फिर रिलेटिव एरर का आ रहा है, आप ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को हम लेते हैं, ठीक है, इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, ये पहले आ चुका है भाई एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका, अ फिजिकल क्वांटिटी p डिपेंड्स ऑन फॉर अनदर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। एक फिजिकल क्वांटिटी p है जो कि 4 अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती है, ABCD पे, कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो a³ b³ b² अपॉन CD, ठीक है। परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ A, B, C एंड D आर 1%, 2%, 3%, ये रेस्पेक्टिवली दी हुई है। फाइंड द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन P में मैक्सिमम परसेंटेज एरर पूछी गई है। तो आपको फॉर्मूला पता है कि आपके अगर कहीं पर भी पावर होती है तो पावर आगे आ जाती है, ठीक है ना। पावर क्या होती है, आगे आ जाती है। डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो तो आपकी क्या हो जाएगी, प्लस में ही आएगी। तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो, ठीक है। डेल्टा P अपॉन P परसेंटेज इज इक्वस टू, यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं, 3 इंटू डेल्टा A अपॉन A, ठीक है, प्लस माइनस या प्लस ही ले लो, ठीक है, 2 इंटू डेल्टा B अपॉन B, अब प्लस
माइनस, वैसे मैं सबको प्लस माइनस की फॉर्म में लिखता हूँ, चलो ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा सी अपॉन सी प्लस माइनस डेल्टा डी अपॉन डी। अब गलती क्या करते हैं हम कि जैसे डिवाइड में मानते हैं ना, तो डिवाइड में क्या बोल देते हैं कि लॉग में आपके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, जबकि माइनस नहीं होता है, उसमें परसेंटेज एरर है तो वो जुड़ेगी ही सही, एरर भी जुड़ जाएगी, माइनस में हो प्लस में हो सभी जुड़ेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आपके बस 100 से मल्टीप्लाई करते ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा, परसेंटेज में, ठीक है। तो ए की परसेंटेज, बी के परसेंटेज, सी के परसेंटेज और डी की परसेंटेज वैल्यू पुट करो, आपके पास आंसर आ जाएगा 3, ए की 1%, 2 बी की 2%, सी की 3 और 4। तो यहाँ हो जाएगा 3, 2 इंटू 2 4, 3 प्लस 4, तो 3 प्लस 4 7, 3 प्लस 4 7, 7 7 14%। बहुत ईजी था क्वेश्चन और जल्दी ही हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक मिनट भी नहीं लगता है इसमें, ठीक है ना, 1 मिनट का क्वेश्चन भी नहीं है ये, बहुत इजी वे में आपके आंसर आ जाता है, ठीक है। इसमें ये वाला ये वाला आपके आंसर आ सकते हैं। जैसे बहुत से क्या कर देते हैं, यहाँ पे माइनस कर देते हैं, तो 7 - 7 0 आ गया आंसर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, तो वो गलत होगा, ठीक है। करना क्या है, आपको सभी एरर्स को ऐड कर लेना है बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास एरर ख़त्म हो जाती है। अब कुछ टॉपिक है जो क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं इनके। सबसे पहला सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट नंबर, ठीक है। किसी भौतिक राशि को यथार्थपूर्वक व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं, ठीक है ना। एक्चुअल मेजरमेंट लेना है अपन को, ठीक है। तो कोई सा भी आपके पास फिगर हो, नंबर हो, उसका सिग्निफिकेंट अगर आप फिगर लेते हो तो ही आप उस फिज़िकल क्वांटिटी का यथार्थ मापन कर सकते हो। अगर आप पॉइंट वाइज लेते हो या पॉइंट की फॉर्म में लेते हो, तो पॉइंट की फॉर्म में आपके सिग्निफिकेंट फिगर होना ज़रूरी है भाई, ठीक है, ताकि आपके जो चेंज आएगा वो चेंज कितना आएगा, किस प्रकार से आएगा, वो बड़ी आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए सिग्निफिकेंट नंबर क्या होता है। आपसे यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है बस इतना सा पूछा जाता है, कोई भी आपको एक फ़िगर दे दिया जाएगा और उस फिगर में आपसे पूछा जाएगा इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कौन कौन से है और क्या है, ठीक है ना, सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, ठीक है। तो इनके कुछ रूल्स हैं जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। बहुत आसान है, ज़्यादा टफ है नहीं, बस एक बार आपको ढंग से समझना होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं रूल्स। और रूल नंबर 1 है आपके पास, सिग्निफिकेंट फिगर थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपके गलत होने के चांसेस तभी होंगे जब आपको रूल्स याद नहीं है, और रूल्स याद है तो कहीं पर भी कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए भाई रूल की बात करते हैं। रूल नंबर 1, ऑल 0 डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। जितने भी आपके नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है 21.45, तो आपके पास नॉन ज़ीरो है सारे के सारे, एक भी ज़ीरो नहीं है, तो 2145 कितने हो गए, 1 2 3 4, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए 4। 2.35 तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए 3। आपसे पूछ लिया जाए 3.16, बताइए भाई सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए, तो आप क्या बोल दोगे 3, तो आप बड़ी आसानी से निकाल लोगे। जैसे आपसे बोल दिया जाए 4 6 3 2 8, इसमें कितना हुआ, तो आप क्या बता दोगे, सिग्निफिकेंट फिगर 5 हो जाएंगे, ठीक है। बहुत आसान है। तो ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट, ऑल ज़ीरोज़ बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। जितने भी आपके जो बीच में ज़ीरो आते हैं, नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में जो ज़ीरो आते हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो आपके जैसे ये दिया हुआ है 3.0025 सिग्निफिकेंट फिगर है, 00 भी, तो 3
0 0 2 5 ये सब सिग्निफिकेंट फिगर है। कितना हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पर 5, ठीक है। तो बीच में अगर 0 आ रहा है तो वो भी सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑल ज़ीरोज़ टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर आपके पीछे पीछे, ठीक है ना, राइट साइड में नॉन ज़ीरो के बाद में जितनी भी ज़ीरो आ रही होगी वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट नहीं होगी। जैसे 32,000 लिखा हुआ है, 32,000, तो ये तीनों ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगी। तो इसमें कितनी हो जाएगी 2। जो 61,000 आपकी इतनी दी हुई है ज़ीरो, कोई मतलब नहीं है, बस केवल आपके किससे मतलब है 61 से मतलब है, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाए 3 3 4 5 0 0 0, तो इसमें कितनी हो जाएगी 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑल ज़ीरोज़ टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। फॉर लेस देन 1 डिजिट, आपके अगर कोई भी डिजिट दी हुई है और वो 1 से कम है, ठीक है, दैट मीन्स पॉइंट में है, ठीक है ना, 0 पॉइंट समथिंग, तो 1 से कम है, तो उनके लिए ऑल ज़ीरोज़ टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, ऑल ज़ीरोज़ टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ द नॉन ज़ीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो अगर आपके 1 से कम है और नॉन ज़ीरो के पहले आ रही है, पॉइंट के जस्ट बाद, पॉइंट के जस्ट बाद, यानी कि पॉइंट के तो राइट में और नॉन ज़ीरो के लेफ्ट में, ऑल ज़ीरोज़ टू द राइट, ठीक है ना, डेसिमल पॉइंट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, पॉइंट के राइट में और लेफ्ट ऑफ द नॉन ज़ीरो डिजिट, इससे पहले जितनी भी ज़ीरोज़ होगी वो आपकी सिग्निफिकेंट नहीं होगी, ठीक है ना, नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो जैसे आपके 0.00035 लिखा हुआ है, तो ये तीनों ज़ीरो और इसके आगे की ज़ीरो कोई काउंटेबल नहीं होगी, सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा 35, ठीक है। बट अगर आपके नॉन ज़ीरो के जस्ट लेफ्ट राइट की बात करें और लास्ट की बात करें तो ये काउंटेबल होगी। तो 3500 दिया हुआ है जैसे, तो यहाँ पर इन दोनों को ज़रूर काउंट करेंगे। उसमें हमने पॉइंट 0 से बड़ी वाली में हमने काउंट नहीं किया था, लेकिन 0 से छोटी वाली में हमें 1 से छोटी वाली में हमें क्या करना है, काउंट करना है, ठीक है। तो 35 के 00, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी टोटल 4 हो जाएगी, सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। इफ़ एनी नंबर इज इन मल्टीपल ऑफ 10 एक्सपोनेंट देन द एक्सपोनेंट डज नॉट अफेक्ट द सिग्निफिकेंट फिगर। यानी कि आपके कोई 10 की पावर में कोई वैल्यूज़ दी हुई है, ठीक है, 10 की पावर में कोई वैल्यूज़ दी हुई है, तो इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके जो डिजिट होगी वो कौन सी वाली काउंट करेंगे हम, ये वाली। तो मैंने आपको बोला ही है कि जो 1 से बड़ी वैल्यू होगी उसमें पीछे वाली ज़ीरो को हम काउंट करते हैं। तो यहाँ पर आपके सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। इतना सा ध्यान रखना है, बस ये 5 रूल्स आपको ध्यान रखने हैं जिसमें आपके सिग्निफिकेंट फिगर पूरा, ठीक है ना, सिग्निफिकेंट फिगर पूरा हो जाएगा, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपके जैसे बोल दिया जाए कि सिस्टम चेंज होता है तो हमारे पास कोई या आपके यूनिट चेंज होती है तो आपके कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किस पर, सिग्निफिकेंट फिगर पर, ठीक है। ये ध्यान रखना है एक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इनको समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं मैंने, इनको अगर आप सोल्व कर लोगे तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे आपसे पूछ लिया जाए इसमें बताइए भाई इसमें क्या होगा आंसर, इसमें क्या होगा, ठीक है, 0.0050 इसमें क्या होगा, तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा इसमें, फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, क्या होगा। तो पहला हो सकता है क्या, नहीं, सेकंड वाला नहीं, थर्ड वाला नहीं, इसमें क्या होगा
नोन। क्यों? क्योंकि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 2। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 2। सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 2, 5, 0 दोनों हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें 1 तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि 1 तो कब होगा? जब 0 नहीं होता पीछे। ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाए सिग्निफिकेंट फिगर इन 602,000, इसमें बताइए। तो आपको ध्यान होगा ये 1 से ग्रेटर है, और ये 1 से ग्रेटर है तो ये वाली ज़ीरोस काउंट नहीं होगी। कितनी हो जाएगी इसमें? 3। कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंट फिगर इन 486.025 इज़, तो ये 1 से ग्रेटर है। ग्रेटर है तो सारी की सारी काउंट हो जाएगी। टोटल कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो जाएगी इसमें। ठीक है। तो आसान है, बड़ा इजी है सिग्निफिकेंट फिगर निकालना। ठीक है। चलिए, लास्ट टॉपिक हमारा है राउंडिंग ऑफ डिजिट्स। राउंडिंग ऑफ डिजिट्स ये काम में भी आने वाली चीज़ें हैं। ठीक है। तो इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं क्या होता है। ठीक है। तो इसके भी कुछ रूल्स है राउंडिंग ऑफ के, पूर्णांकन करने के। जैसे अपन को किसी को पूर्णांक करना है, पॉइंट वाइज दिया हुआ है। ठीक है। तो राउंडिंग ऑफ क्या होता है? तो फर्स्ट रूल है, जिस अंक को पूर्णांकित करना हो तो उससे अगला अंक यदि 5 से कम है, ठीक है, तो पूर्णांकित किया जाने वाला अंक अपरिवर्तित रहता है। ठीक है। तो जिसको हमें क्या करना है? पूर्णांकित करना है, और उससे अगला पद क्या हो? 5 से कम हो, तो हम क्या करेंगे? वैसे उसको हटा देते हैं डायरेक्ट, और उसको वैसा का वैसा लिख देते हैं। जैसे 5.32, 2 क्या है आपके? 5 से कम है, तो 2 को हटा दो, बाकी वैसे का वैसे ही लिख दो। 1.74, 4 को हटा दो, 1.7। 3.43 लिखा हुआ है, तो आप डायरेक्ट 3 को हटा दो, 3.4 हो जाएगा। ईजी है। जिस अंक को पूर्णांकित करना हो, दूसरा वाला रूल क्या है? जिस अंक को पूर्णांकित करना है उससे अगला अंक यदि 5 या 5 से अधिक हो तो पूर्णांकित किया जाने वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं। ठीक है। जिस अंक को पूर्णांकित करना हो उससे अगला अंक यदि 5 या 5 से अधिक हो तो पूर्णांकित किए जाने वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं। ठीक है। चलो, 5 का तो हम रहने देते हैं। अगर 5 से ज़्यादा है तो 5 से ज़्यादा होने पे क्या होगा? जैसे 3, 6 5 से ज़्यादा है तो इसमें 1 जोड़ देंगे। 3, 8, तो 8 ज़्यादा है तो 1 जोड़ देते हैं। ठीक है। तो इतना तो ध्यान रखना है। 5 के लिए थोड़ा सा रूल थोड़ा सा चेंज करेंगे अपन। ठीक है। तो 5 से अधिक हो तो 1 जोड़ देते हैं। ठीक है। अब 5 हो तो क्या करें फिर? तो 5 हो तो क्या करेंगे? देखो, जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसके बाद आने वाला अंक 5 है एवं 5 के बाद अशून्य अंक है, तो पूर्णांकित करने वाले में 1 अंक जोड़ देते हैं। ठीक है ना। अब जैसे 5 है और 5 के जस्ट बाद एक अशून्य अंक है, 0 नहीं है। ठीक है। अशून्य अंक है तो आप क्या कर दोगे? 1 ऐड कर दोगे इसमें। ठीक है ना। इसमें क्या कर दोगे? 1 ऐड कर दोगे, तो 7 का क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 11.756, तो इसमें 1 जोड़ दिया। आपसे पूछ लिया जाए कि 3.458, आपसे पूछ लिया जाए इसको राउंडिंग ऑफ करो तो क्या होगा? 3.55 है और इधर नॉन ज़ीरो है, नॉन ज़ीरो है तो 1 ऐड कर दो, 3.5 हो जाएगा। ठीक है। तो कि इसमें कुछ खास था नहीं। लेकिन अगर ज़ीरो हो इस जगह पे, यहाँ पर ज़ीरो हो तो क्या होगा? तो यहाँ पर ज़ीरो होने पर अब आपको क्या करना है? यदि 5 के बाद 0 है परंतु 5 से पूर्व का अंक सम है तो नो चेंज, और विषम है तो +1। इसलिए मैंने 5 वाला थोड़ा सा चेंज बताया। अब यहाँ पर 0 है और इससे पहले वाला सम है, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं करना है, 4.2 लिख देना। ठीक है। जैसे यहाँ पर सम है तो इसमें भी कोई चेंज नहीं करना है, इसमें भी 3.6 लिख दिया। लेकिन अगर इससे पहले 5 से पहले विषम है, विषम है तो क्या करेंगे? इसमें 1 जोड़ देंगे तो 6.4, इसमें विषम है तो इसमें 7.8 हो गया। ठीक है। तो ये होता है आपके राउंडिंग ऑफ। तो
आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। हमारे ये चैप्टर फर्स्ट फिज़िकल वर्ड एंड मेज़रमेंट वाला चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो पुराने एग्ज़ाम में आ चुके हैं और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, उसकी भी एक सीरीज़ लेके आऊँगा मैं। ठीक है, और ट्राई करूँगा कि जस्ट इसके बाद वाली वीडियो वही डाल दूँ मैं, क्योंकि हर चैप्टर के साथ अगर क्वेश्चन कर लेते हैं तो हमारे पास वो चैप्टर थोड़ा सा बढ़िया हो जाता है। इसलिए मैं ट्राई करूँगा कि इसके बाद वाली जो वीडियो है वो एक क्वेश्चन वाली ही लेके आऊँगा, जिसमें क्वेश्चन ही करेंगे हम। ठीक है, तो ये चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। चैनल में अगर नया आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें भाई। ठीक है ना, आपको यहाँ पर सारी वीडियोस मिलेगी सेकंड ग्रेड फिज़िक्स की, और फिज़िक्स से रिलेटेड सभी वीडियोस आपको यहाँ पर अवेलेबल करवाई जाएगी। ठीक है, तो जितने भी आपके दोस्त हैं जो सेकंड ग्रेड आरपीएस से सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उनसे के साथ ज़रूर शेयर करो ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँचे। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई सजेशंस हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं, ताकि मैं भी अपनी वीडियोस को और अच्छा करने की कोशिश करूं। ठीक है, तो आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं ये क्लास। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।